वायु प्रदूषण के समान ही जल प्रदूषण भी आधुनिक युग की देन है। कहा जा चुका है कि जीवन निर्वाह के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं के क्रम में जल का स्थान दूसरे नंबर पर आता है। वेदों में जल को अमृत कहा गया है। जल के महत्व को भारत ही नहीं विश्व के सभी देश और वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं। फिनलैंड में हजारों वर्ष में शनिवार के दिन सामूहिक स्नान करने की प्रथा है। बड़े घरों में लोग गृह वाटिकाओं में तालाब रखते हैं। जर्मन में कटी स्नान और जल चिकित्सा को व्यापक महत्व दिया गया है। वहां के वैज्ञानिक ब्रांड लीवर मीस्टर तथा जीम सीन ने जल चिकित्सा पर शोध की और उसे बहुत लाभकारी बताया, जिससे वहां जल चिकित्सा का सर्वत्र प्रसार हुआ। कुछ तो गांव के गांव ऐसे हैं जहां घर घर जल चिकित्सा होती है। अमेरिका के फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क, वर्जीनिया विंटनीज ने अपने यहाँ जल चिकित्सा के क्लास चलाए। रोम, जापान, चेकोस्लोवाकिया में प्राकृतिक झरनों आदि में स्नान का प्रचलन है। वहाँ स्नान पर वैज्ञानिक खोजें हुई है। भारतवर्ष में तीर्थों के महत्व के साथ वहाँ स्नान का महत्व अनिवार्य रूप से जुड़ा है। गंगाजी का जल तो अमृत की तरह पूज्य माना गया है। ये सब देखते हुए उसे प्राणियों का प्राण कहा जाए तो उसमें जरा भी अत्युक्ति नहीं। आयुर्वेद का कथन है, प्रातःकाल सोकर उठते ही एक गिलास शीतल जल पीने वाला सदैव निरोग रहता है। मस्तिष्क शीतल, पेट का पाचन संस्थान मजबूत, आंखों में चमक रहती है। शुद्ध जल मनुष्य का जीवन है, उसके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। खेद है कि जल शुद्धता इतना अधिक महत्व देते और को अनिवार्य मानने वाली मनुष्य जाति ही आज उसे गंदा करके स्वयं भी नष्ट होने, बीमार और चिरोगी होने के सरंजाम जुटा रही है। अमेरिका के प्रसिद्ध विचारक भी आर्थर गॉडफ्रे एक स्मरण में लिखते हैं, मैं उन दिनों हेस्बाडक हाइट्स में पढ़ने जाता था। उन दिनों न्यूजर्सी में सैडल नदी के तट पर पहला कारखाना लगा था। कारखाने की कीचड़ बदबू इस तरह से उस पर गिरती थी कि हम लोग स्नान नहीं कर सकते थे। स्वार्थी और पेटाथी लोगों ने हमारे निवेदन को नहीं सुना था और अब तो पैसाइक, हैकिनसेक खाड़ी, हडसन सारी नदियां नरक कुंड बन गई है। सारा जल दूषित हो गया। मनुष्य जाति जल को दूषित कर आत्मघात की तरह स्वयं रोगी बनने जा रही है। इसे उसकी भूल नहीं, मूर्खता ही कहा जा सकता है। वायु प्रदूषण के समान आज जल प्रदूषण भी संसार के सामने एक महंगी समस्या बन गया है। अधिकांश शहर नदियों के तट पर बसे होते हैं। भारी उद्योग शहरों में ही होते हैं। कनाडा आदि देशों में तो हाइपीरीन जैसे टैंक भी बनाए गए हैं जो शहरों का मल और गंदगी को साफ कर देते हैं। केवल शुद्ध किया हुआ जल ही नदियों में गिरने देते हैं, किंतु भारतवर्ष में तो शहरों के लाखों लोगों का मल मूत्र भी नदियों में ही गिराया जाता है। गंगा आदिकाल से हमारी संस्कृति का अंग है। वर्ष की 12 अमावस्याओं के स्नान तो निश्चित ही है। पर्व और त्योहार अलग रहे जिनमें आज भी करोड़ों लोग स्नान करते और बर्तनों में जल भर ले जाते हैं, वे आज अधिकांश मल मूत्र का प्रवाह हो गई है। ऋषिकेश के एंटीबायोटिक कारखाने से लेकर कलकले तक उसमें कितना मैला कूड़ा कचरा गिरता है, उसकी याद करने मात्र से जी सिहर उठता है और लगता है आज सचमुच ही की दृष्टि से दुनिया नरक हो गई है। किसी समय अमेरिका के सुंदर झरने जो अपनी प्राकृतिक छटा के कारण प्रकृति प्रेमियों का मन ललचाते थे और लोग वहां कुछ समय बिताकर शांति प्राप्त करने के लिए जाया करते थे, अब उनके किनारों पर बड़े बड़े सूचना बोर्ड लगे हैं, डेंजर पोल्यूटेड वाटर, नो स्विमिंग, खबरदार पारी जहरीला है, इसमें तैरिए मत। औद्योगिक के निकटवर्ती सरोवर एक प्रकार से मुर्दा में गिने जाते हैं, उनका पानी किसी के उपयोग में नहीं आता। नदियां अब गंदगी बहाने वाली गटरें भर रह गई है। राइन नदी को यूरोप का गटर कहा जाता है। रसायन विशेषज्ञ नार्वल डफिमराइट ने ना कि सेंट पलेयर झील से पकड़ी गई मछलियों का रासायनिक विश्लेषण किया तो पारे की खतरनाक मात्रा पाई गई। मछलियों में पारा कहाँ से आया?
अधिक बारीकी से पता लगाया तो मालूम हुआ कि औद्योगिक रसायनों में पारे की भी एक बड़ी मात्रा होती है और वह गंदगी के रूप में बहती हुई झीलों में पहुंचती है। सोचा ये गया था कि पारा भारी होने के कारण जल की तली में बैठ जाएगा। कुछ मछलियां यदि पारे से मर भी गई तो कुछ विशेष हानि न होगी, पर वह अनुमान गलत निकला। शोधों ने बताया कि जल में पहुंचकर पारे की रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। उसकी सूक्ष्म मात्रा जीवकणों में प्रवेश कर जाती है। इन्हें छोटे कीड़े खाते हैं और वे मछलियों की खुराक बनते हैं। इस प्रकार पारे की रासायनिक प्रतिक्रिया मछली के मांस में एक इकाई बनकर बस जाती है। विश्लेषणकर्ताओं ने बताया है कि इस प्रकार की पारा प्रभावित मछलियों को खाने वाले मनुष्य अंधे या पागल हो सकते हैं और विशेष परिस्थितियों में तो वे मर भी सकते हैं। पारे की भांति कुछ और भी ऐसे ही रसायन हैं जिनका खतरा कम नहीं कुछ ज्यादा ही है। उन्हें भी उद्योगों में भरपूर मात्रा में प्रयोग किया जाता है और उनका कचरा भी जल प्रदूषण में अग्रणी ही रहता है। डार्टमाउथ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हेनरी श्रूडर ने अमेरिकी प्रशासन को चेतावनी दी है कि सीसा, कैडमियम, निकेल, कार्बोनल जैसे पदार्थ भी कम घातक नहीं है। इनका प्रयोग इन दिनों बहुत चल पड़ा है। इनकी अति सूक्ष्म मात्रा भी रक्तचाप एवं फेफड़े का कैंसर उत्पन्न कर सकती है। अमेरिका में कचरा वृद्धि का एक और कारण है। वहां 48 अरब डिब्बे, 28 अरब बोतलें, 10 करोड़ टायर, 70 लाख मोटर गाड़ियां हर साल कचरा बन जाती हैं। इसी तरह की और भी बहुत सी चीजें हैं जिनको रद्दी हो जाने के बाद कचरा ही बनना पड़ता है और फिर उसे समुद्र में पटक दिया जाता है। फलतः ये कूड़ा समुद्र तट के किनारे को खतरा बनता जा रहा है। इस कचरे में गंदगी जड़ जमाती है और फिर समीपवर्ती क्षेत्र के लिए विपत्ति खड़ी करती है। थोड़ा इस्तेमाल करो, फेंक दो और नया खरीदो का नारा उस देश को विलासिता और समृद्धि बढ़ाने में कितना सहायक सिद्ध हुआ ये तो समय ही बताएगा, पर उससे कचरे में असाधारण वृद्धि हुई है। लोग अपनी पुरानी मोटरों के प्लेट उतारकर कहीं यूं ही छोड़ जाते हैं। कारों के कब्रिस्तान हर जगह मौजूद मिलेंगे, डिब्बे और बोतलों को कोई उठाता तक नहीं। इस समस्या से क्षुब्ध जनता ने अर्थ डे मनाया और यह कचरा उनके बनाने वाली फैक्ट्रियों के दरवाजे पर पटक कर पहाड़ लगा दिए और मानकी की बनाने के साथ साथ इनके रद्दी होने पर उनका कचरा उठाने की जिम्मेदारी भी वे ही लें। पानी में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाने पर विषाक्त तत्वों के बढ़ जाने से वहां वृक्ष वनस्पति विषैले होकर मर रहे हैं। बादलों में भी यह विष मिल जाता है और फिर जहरीली वर्षा के रूप में बरसता है। उससे पक्षी और पौधे दोनों ही झुलसते देखे गए हैं। मछलियां मरती घटती जा रही है। जो उन्हें खाते हैं वे बीमार पड़ते हैं। अब वहां जहरीली मछलियों की एक नई जाति विकसित हो रही है जिसे कार्य कहते हैं। इसने जहर भरे पानी में रहना और जीना तो सीख लिया है, पर मच्छीमारों के लिए तो ये किसी काम की नहीं रही। अमेरिका में हर साल 70 लाख मोटरें तथा 10 करोड़ टायर कचरा बन जाते हैं। वहां 20 करोड़ लोगों के पीछे 8 करोड़ मोटर हैं। अकेले लॉस एंजलिस नगर में ही 20 लाख आबादी में 10 लाख मोटरें हैं। वहां नई मोटर $300 की मिल जाती है। ऐसी दशा में पुरानी गाड़ियों की मरम्मत महंगी पड़ती है। पुरानी होते ही उन्हें कूड़े में फेंक दिया जाता है। यही हाल मोटरसाइकिलों तथा दूसरी मशीनों का है। ये कचरा कहाँ फेंका जाता रहेगा, ये प्रश्न उस देश की सरकार के लिए सिरदर्द बना हुआ है। फिलहाल तो ये कबाड़ समुद्र में गिराया जा रहा है, पर वह भी तो ये पहाड़ गिरते गिरते पटने ही लगेगा। समुद्र तटों का तो अभी भी बुरा हाल है। वहां इस कचरे की सदाहद निकट भविष्य में किसी बड़े स्वास्थ्य संकट का कारण बन सकती है। सागर अंतराल के शोधकर्ता जैक्विस वाइवस ने समुद्र में बढ़ती हुई अशुद्धता को शोचनीय स्थिति में पाया है और जल दूषण से समुद्रों की उपयोगिता नष्ट होने की आशंका व्यक्त की है।
उन्होंने तेल कणों तथा दूसरे विषाक्त रासायनों की मात्रा बढ़ जाने के फलस्वरूप विगत 20 वर्षों में 40% जल जंतुओं के मर जाने का हिसाब लगाया है। उनका कथन है कि मछलियां ही नहीं, वनस्पतियां भी समुद्र तल से गायब होती चली जा रही हैं। कीटाणुनाशक दवाओं में क्लोरीन जैसे पदार्थों का उत्पादन इन दिनों 50 लाख टन से अधिक है। उसकी स्वल्प मात्रा से ही चूहे जैसे छोटे जीव तत्काल मर जाते हैं। वह विष पदार्थ जलवायु में मिलकर इतना व्यापक होता जा रहा है कि वह प्रदेश के निवासी मनुष्यों और पक्षियों तक के शरीर में वह तत्व पाया गया है। कारखानों की गंदगी धूम फिर कर नदी नालों में हो हुई अंततः समुद्र में जा पहुंचती है। वृक्ष वनस्पतियों पर छिड़के जाने वाले कृमिनाशक विष भी वर्षा जल के साथ समुद्र में ही जा पहुंचते हैं। अणुभट्टियों की राख को भी समुद्र में ही प्रश्रय मिलता है। समुद्र विशाल भले ही हो, असीम नहीं है। विश्व को पचाने की उसकी भी एक सीमा है। वह मात्रा जब बढ़ रही हो तो समुद्र का विषाक्त होना स्वाभाविक है। जमीन की तरह उस जल राशि में भी वनस्पतियां हैं। इन तैरने वाली वनस्पतियों से जल जगत के लिए आवश्यक प्राणवायु उपलब्ध होती है। पृथ्वी पर फैली पड़ी प्राणवायु का एक बहुत बड़ा अंश इन जल वनस्पतियों फिटोप्लैंक्टन से ही मिलता है। समुद्र का जल जैसे जैसे विषाक्त होता जाता है, इन वनस्पतियों का नाश होता जाता है और फलस्वरूप जल जंतुओं के लिए ही नहीं, धरती पर रहने वालों के लिए भी प्राण संकट उत्पन्न हो रहा है। समुद्र का जल ही बादल बनकर सर्वत्र बरसता है। बादलों में वह विष पुला रहता है और विषैली वर्षा का जल पीकर उगी हुई वनस्पति भी वैसी ही बनती जाती है। उस घास पर पलने वाले पशुओं का दूध और मांस दोनों ही अभक्ष स्तर के बनने लगे हैं। अन्न और शाक फलों में वे अवांछनीय तत्व बढ़कर मानव शरीरों में भी वे आरोग्य नष्ट करने वाली परिस्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं। फिनलैंड के हेलसिंकी क्षेत्र का समीपवर्ती पानी पीने के लायक नहीं रहा, इसलिए 160 मील दूर से अच्छा पानी लाने का प्रबंध करना पड़ा है। साइप्रस के समीपवर्ती समुद्र जल में प्रदूषण भर जाने से उसका पर्यटन उद्योग ठप होता चला जा रहा है। नीदरलैंड भी इसी मुश्किल में फंसता चला जा रहा है। उन्होंने सुझाव दिया है कि जहां भी बड़े कारखाने खड़े किए जाएं, वहां प्रदूषण की शुद्धि के लिए कम से कम 3% पूंजी अलग से रखी जाए, अन्यथा आज की औद्योगिक प्रगति कल एक भयंकर संकट बनकर सामने आएगी। शो डाउन फॉर वाटर नामक जल प्रदूषण वाटर पोल्यूशन पुस्तिका में अमेरिका ने इस समस्या को अत्यंत जटिल, परेशान करने वाली और वर्तमान अस्त्र शस्त्रों से भी भयंकर बताया है और लिखा है कि उस समस्या के लिए किए जा रहे प्रयत्नों से कई गुना वह और भी जटिल होती जा रही है। अमेरिका ने 1965 और 1966 में ऐसे कानून भी बनाए हैं, पर विज्ञान और भारी उद्योगों के विकास के पागलपन के आगे लाखों को मारने और करोड़ों को बीमार बनाने वाली इस मामूली सी समस्या पर कौन ध्यान दे, कौन सोचे। इंग्लैंड में साबुन, फिनाइल, D0, D0, T0 और केवल कीटाणुनाशक औषधियों के निर्माण से 45 करोड़ गैलन पानी दूषित होता है, जो बाद में घरों में इस्तेमाल किया जाता है। यही जल जब समुद्र में पहुंचता है तो उसमें से झाग उठने लगते हैं। उसे देखकर कोई भी अनुमान कर सकता है कि यह जल या केवल मात्र गंदगी बहकर आई। अमेरिका में इंग्लैंड से 4 गुना अधिक जल नागरिक प्रयोग में आता है। कम ज्यादा संसार के सभी देश ऐसी गंदगी निकालते हैं, ये सारी ही समुद्र में जाती है। अमेरिका अपने यहाँ की रद्दी समुद्र में झोंक रहा है। अभी कुछ ही दिन पूर्व उसने 1440 प्राणघातक नव गैसों के रैकेट भरकर फ्लोरिडा के पास समुद्र में फेंके हैं। ये दूषण जहां जल का ऑक्सीजन नष्ट करता है, वहां समुद्र का संतुलन बनाए रखने वाले जीव जंतुओं और पौधों को भी मारता है। उससे समुद्र की शोभा नष्ट होने की हानि उतनी गंभीर नहीं जितनी उसके अमर्यादित होने की। अगले दिनों समुद्र के भीषण उत्पात मनुष्य जाति को तंग कर सकते हैं। गंदगी मिले जल की भाप भी दूषित होगी, मेघ दूषित होंगे,
तब फिर जो वर्षा होगी वह रोगों की वर्षा होगी। उसका प्रभाव सीधे भी मनुष्य जाति के स्वास्थ्य पर पड़ेगा और फसलों के द्वारा भी।